मंकेश बहुत ही होशियार लड़का था। उसके पापा की मिठाई की दुकान थी। मंकेश केवल 8 साल का था, लेकिन वो अपने पापा की बहुत मदद करता था। अक्सर दुकान में बैठकर वो खुद ही मिठाइयाँ बेचता था और पापा से दुगना फायदा कमाता था। मंकेश का दिमाग हर समय फायदे के बारे में सोचता रहता था। वो अक्सर मिठाई बेचकर उसके पैसे तो लेता ही था, साथ में कुछ न कुछ चीजें भी ले लेता था। जैसे कभी किसी से टॉफी लेता तो कभी किसी से बिस्कुट ले लेता। दुकान के लिए ना सही, वो अपने लिए तो फायदा कर ही लेता था। एक दिन उसकी मम्मी और पापा को शहर से बाहर जाना था। उन्होंने मंकेश को बुलाया और बोले, मंकेश, मुझे और तुम्हारी मम्मी को कल सुबह 2 दिन के लिए शहर जाना है। दुकान के लिए कुछ सामान खरीदना है और हम तुम्हारी नानी से भी मिलकर आएंगे। नानी के घर जाएंगे आप? अब तो फिर मैं भी साथ में चलता हूँ। अब मुझे भी नानी से मिलना है। नहीं बेटा, हम तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकते। हम आज सारा दिन यात्रा करेंगे और कहीं रुकने का साधन नहीं होगा। हम कल सुबह ही नानी के घर पहुँचेंगे। तुम बहुत थक जाओगे बेटा। हाँ बेटा, तुम यहीं घर पर रहो। तुम्हारे चाचा तुम्हारी देखभाल करने आएंगे शाम को। उनके साथ अच्छे से रहना और फिर तुम्हें दुकान भी तो संभालनी है ना। तुम तो मुझसे भी ज्यादा बेहतर दुकान संभाल सकते हो। अब अगले 2 दिन के लिए तुम ही दुकान के मालिक हो। मैं दुकान का मालिक? अरे वाह! ठीक है मम्मी पापा, आप दोनों जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। आप बेफिक्र होकर जाइए। वापस आते समय मेरे लिए कुछ लाना मत भूलिएगा। हाँ बेटा, हम जरूर कुछ लेकर आएंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। अगली सुबह जल्दी ही मम्मी पापा चले गए। मंकेश ने कुछ देर में दुकान खोली। सारा दिन दुकान में बैठने के बाद वो घर आ गया। हाथ मुंह धोकर वो बैठा ही था कि उसके चाचा वहाँ आ गए। मंकेश, मेरा बेटा मंकेश। हाँ चाचा जी। कैसे हो मेरे बच्चे? मुझे आने में थोड़ी देर तो नहीं हुई? कुछ जरूरी काम आ गया था बच्चे, और फिर तुम्हारे लिए कुछ तोहफे भी तो लेने थे कि नहीं? हाँ, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। मैं ठीक हूँ। आज मैं अपनी दुकान का मालिक था चाचा जी। बहुत अच्छी बिक्री हुई आज, खूब सारा फायदा हुआ ना। वैसे चाचा जी, आप क्या लाए हैं मेरे लिए? बहुत शरारती हो तुम। तुम्हारा तोहफा मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा। 2 दिन के बाद जब मैं वापस जाऊंगा तब दूंगा। ठीक है। इस तरह 2 दिन गुजर गए। उस दिन दोपहर तक मंकेश के मम्मी पापा आने वाले थे। उसके चाचा जी को सुबह ही अपने काम के लिए जाना था। उन्होंने मंकेश को बुलाया और उसे एक टोपी दी। सिर्फ एक टोपी देखकर मंकेश थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर दिखाया नहीं। टोपी अच्छी है चाचा जी, धन्यवाद। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये मामूली टोपी नहीं है मेरे बच्चे। ये एक जादुई टोपी है। रुको, मैं तुम्हें इसका जादू दिखाता हूँ। ये कहकर चाचा ने टोपी मंकेश के सर पे रखी और फिर उतार दी। टोपी में अब एक सोने का सिक्का था। मंकेश ने जैसे ही वो सिक्का देखा, वो खुशी से उछल पड़ा। हाँ, चाचा जी, ये तो कमाल है। धन्यवाद चाचा जी। अब मम्मी पापा को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखना मंकेश, इसका इस्तेमाल हफ्ते में 3 बार से ज्यादा मत करना। अगर उससे ज्यादा इस्तेमाल किया तो तुम्हारी लंबाई कम हो जाएगी। हाँ? समझ गए ना तुम? हाँ चाचा जी, मैं समझ गया, मैं ध्यान रखूंगा। चाचा जी के जाते ही मंकेश ने टोपी को एक और बार इस्तेमाल किया। उसमें से फिर एक सोने का सिक्का निकला। अब तक 2 बार वो टोपी का इस्तेमाल हो चुका था। मंकेश ने टोपी को अलमारी में संभाल कर रख दिया और सोचा कि मम्मी पापा के आने के बाद ही उनके सामने जादू करके दिखाएगा। टोपी रख कर वो कुछ देर पढ़ाई करने बैठ गया। उस दिन रविवार था, इसलिए उसे दुकान भी नहीं जाना था। मंकेश पढ़ने तो बैठ गया, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। उसका सारा ध्यान था उस टोपी पे। उसने टोपी को कुछ और बार इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन फिर उसके चाचा जी की बात याद आ गई। उफ, मेरे तो किसी काम में मन नहीं लग रहा। अगर मेरी थोड़ी लंबाई कम हो भी गई तो क्या हुआ, मैं फिर से लंबा हो सकता हूँ।
अभी मेरी उम्र ही क्या है। ये सोचकर उसने टोपी बाहर निकाली और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो टोपी का जादू करता गया और करता ही गया। कुछ ही देर में वहाँ सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। कुछ देर तक जादू करने के बाद जब वो रुका तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे सिक्के जमा हो गए हैं। मम्मी पापा बहुत खुश हो जाएंगे। मैं टोपी रख देता हूँ ताकि इसे बाद में इस्तेमाल किया जा सके। मंकेश ने टोपी रख दी और वापस पढ़ने के लिए गया। वो अपने कुर्सी और मेज के पास गया और कुर्सी पर बैठने लगा। लेकिन ये क्या? उसकी लंबाई तो इतनी कम हो गई थी कि अब वो कुर्सी तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। उसकी लंबाई किसी छोटे बच्चे जितनी हो गई थी जिसका जन्म बस कुछ महीनों पहले ही हुआ हो। मंकेश अब डर गया, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता था। वो सोचता ही रह गया कि क्या अब उसकी लंबाई कभी बढ़ेगी या नहीं। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सिंदूरी नाम की एक लड़की केरल के एक छोटे से शहर में रहती थी। वो हमेशा अपने दोस्तों की, अपने परिवार की और अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। जानवरों को गौर से देखना, पक्षियों की आवाज सुनना, तितलियों के पीछे भागना, ये सब उसे बहुत पसंद था। एक दिन सिंदूरी अपने और अपनी माँ के लिए गजरा बनाने के लिए कुछ फूल लेने गई। वो सुंदर फूलों को ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे निकल गई। उसे एक बहुत प्यारा और छोटा सा खरगोश दिखा। अपनी आदत से मजबूर सिंदूरी उस खरगोश का पीछा करने लगी। उसे आता देख खरगोश तेजी से भागा और एक गड्ढे के अंदर चला गया। सिंदूरी भी उसके पीछे पीछे गड्ढे तक गई। उसने गड्ढे में झांक कर देखा तो उसका पैर फिसल गया और वो उस गड्ढे में नीचे, बहुत नीचे गिरती चली गई। वो अंदर सूखे पत्तों के ढेर पे गिरी जिससे उसे कोई चोट नहीं लगी। उसने देखा कि वो एक सुरंग के अंदर आ गई है। उसके मन में थोड़ा सा डर आया, लेकिन तभी उसे बहुत सारे खरगोश दिखाई दिए। वाह, इतने सारे खरगोश! मैंने इतने सारे खरगोश एक साथ पहले कभी नहीं देखे। कितने प्यारे हैं ये! मैं इन्हें अपनी गोद में उठाना चाहती हूँ। बहुत मुलायम होंगे ये सब। उन्हें देखते ही वो अपना डर भूल गई और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इतने सारे खरगोश देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। सभी खरगोश अपने बिल से अंदर बाहर कर रहे थे। सुरंग के हर कोने में कोई न कोई खरगोश था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हो। ये सब बड़े व्यस्त लग रहे हैं। कोई भी मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? लगता है ये सब कोई काम कर रहे हैं। कहीं ये सुरंग इनका ऑफिस तो नहीं है? खरगोशों का ऑफिस। वो कुछ खरगोशों के पीछे जाने लगी। सुरंग के थोड़ा अंदर जाने के बाद उसे एक पत्थर दिखाई दिया। वो उस बड़े पत्थर पर बैठ गई और सभी खरगोशों को देखने लगी। अचानक उसे पत्थर के पास एक लकड़ी का छोटा सा डब्बा मिला। वो डब्बा हर तरफ से बंद था। सिंदूरी उस डब्बे का निरीक्षण करने लगी। अरे, ये डिब्बा कैसा है? बहुत पुराना डिब्बा लगता है ये। मैं इस डिब्बे में इलायची दाने रख सकती हूँ। इसे खोलकर देखती हूँ कि इसमें है क्या। लेकिन उसके खोलने से पहले ही उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी। उसने इधर उधर देखा तो उसके पास एक नीली आंखों वाला खरगोश खड़ा था। वो उसे ही देख रहा था। इतने सुंदर खरगोश देखकर सिंदूरी सब भूल गई थी। उसने वो डब्बा वहीं रखा और नीली आंखों वाले खरगोश के पास जाने लगी। वो खरगोश वहाँ से जाने लगा तो हमेशा की तरह सिंदूरी उसका पीछा करने लगी। खरगोश खुद से ही कुछ बड़बड़ाने लगा। अरे अरे, ये मेरे पीछे क्यों आ रही है? और ये है कौन? हाँ? क्या तुम बोल सकते हो? क्या मैंने तुम्हें अभी इंसानों की तरह बोलते हुए सुना? ये कैसे हो सकता है? शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ। अरे, तुम कोई सपना नहीं देख रही। हम सभी खरगोश यहाँ बोल सकते हैं, लेकिन तुम हो कौन और यहाँ आई कैसे? ओह, तुमने मुझसे बात करी? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा। अरे लड़की, पहले ये बताओ
तुम हो कौन और यहाँ कैसे आई हो? मेरा नाम सिंदूरी है। मैं एक खरगोश के पीछे जा रही थी और इस गड्ढे में गिर गई। वो खरगोश भी यहीं आया है। तुम्हें यहाँ से बाहर जाना होगा। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरी माँ बहुत चिंतित हो रही होंगी, लेकिन मैं बाहर जाऊंगी कैसे? मैं उस सुरंग को चढ़ नहीं पाऊंगी। क्या कोई और रास्ता नहीं है बाहर निकलने का? रास्ता तो है, लेकिन वो तुम्हें मिलेगा नहीं। हम भी उस रास्ते को कई सालों से ढूंढ रहे हैं। क्या? कई सालों से? नहीं, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगी? ऐसा कैसा रास्ता है वो? वो रास्ता नहीं, एकमात्र उपाय है बाहर निकलने का। क्या उपाय है? बताओ मुझे। खरगोश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे बताना चाहिए या नहीं, लेकिन सिंदूरी को बहुत उदास और चिंतित देखकर उसने उसे बताने का फैसला किया। एक अंगूठी है जिसके सहारे हम सब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो अंगूठी एक लकड़ी के डिब्बे में बंद है और हम सब कई सालों से उस डिब्बे को ढूंढ रहे हैं। खरगोश की बात सुनकर सिंदूरी को याद आया कि उसने लकड़ी का एक डब्बा वहीं कहीं कुछ देर पहले देखा था। वो भागते हुए उस पत्थर के पास पहुंची और डब्बा उठाकर खरगोश को दिखाया। कहीं आप इस डिब्बे की बात तो नहीं कर रही? हाँ, यही है। लेकिन यह तुम्हें मिला कैसे? यहीं पे, इस पत्थर के पास ही तो पड़ा हुआ था। हम सब इतने साल से इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें आज तक नहीं दिखा। लेकिन तुम्हें आते ही ये डब्बा मिल गया। ये कैसे हो सकता है? शायद आप सबकी आंखें कमजोर हो गई हैं। मैं अपने घर में बहुत गाजर खाती हूँ। इस सुरंग में आपके ज्यादा गाजर नहीं मिलते होंगे ना? हाँ, शायद तुम सही हो। खरगोश को जादूगर की बात याद आ गई। उसने कहा था कि जब कोई साफ और सच्चे मन का व्यक्ति इस गुफा में आएगा, उसे ही ये डब्बा दिखेगा और वो उन सब खरगोशों को श्राप से मुक्त कर सकेगा। चलो, देर मत करो। डब्बे को खोलो और उसमें एक अंगूठी होगी। उस अंगूठी को पहनो और ये शब्द बोलो, श्राप मुक्त। समझ गई ना? हाँ, समझ गई। लेकिन ऐसा ही क्यों बोलना है? किस श्राप की बात कर रहे हो तुम? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलो, जैसे मैंने बोला है वैसा करो। सिंदूरी ने उस डब्बे को खोला और उसमें से अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। श्राप मुक्त। अचानक एक तेज रोशनी आई। सिंदूरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जब आंखें खोली तो वो सुरंग के बाहर आ गई थी। उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। इतने सारे लोगों को देखकर वो हैरान हो गई। आप सब कौन हैं और आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? तभी नीली आंखों वाला एक आदमी सामने आया और बोला, हम सब उस सुरंग के अंदर के खरगोश हैं, जो अब तुम्हारी वजह से इंसान बन गए हैं। मैं वही हूँ जिससे तुम अंदर बात कर रही थी। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अंकल। बहुत समय पहले एक जादूगर ने हमसे हमारी जमीन और घर छीन लिए थे। उसने उस जगह पर काला जादू करने के लिए अपना बड़ा सा महल बनवा लिया था। उसने हम सबको श्राप देकर खरगोश में बदल दिया था और मरते समय श्राप को मुक्त करने का उपाय उस अंगूठी में डाल दिया था। उसने कहा था कि अंगूठी वाला डिब्बा एक साफ और सच्चे मन वाले इंसान को ही मिलेगा। हम सब खरगोश के रूप में डिब्बे को रात दिन ढूंढते रहते थे, लेकिन वो हमें कभी नहीं दिखा। वो डिब्बा सिर्फ तुम्हें दिखाई दिया, क्योंकि तुम बहुत नेक दिल लड़की हो सिंदूरी। तुम्हारी मदद और दया की वजह से हम सब उस श्राप से मुक्त हुए हैं। सिंदूरी ये सब सुनकर घबरा गई। उसकी घबराहट उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी। बहुत ही दुष्ट जादूगर होगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब घबराने की जरूरत नहीं है। वो जादूगर अब मर चुका है और आज उसका श्राप भी खत्म। सिंदूरी को अब भी बात पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। उसे अपनी माँ की भी याद आ रही थी। उसने उस बात को भूलकर घर वापस जाने का सोचा। अच्छा है, ये लीजिए आपकी अंगूठी। मुझे अब घर जाना चाहिए। माँ
इतना परेशान हो रही हूँ। उसे तुम रख लो, ये तुम्हारा उपहार है बेटी। ओह, धन्यवाद। सिंदूरी ने सबको अलविदा कहा और वहाँ से चली गई। वो कुछ दिन के लिए ऐसी दिलचस्प घटनाओं से दूर रहना चाहती थी, लेकिन ये सब अपनी माँ को बताने के लिए वो उत्सुक भी थी। उछलती कूदती वो अपने घर गई और माँ के गले लग गई। एक गांव में दो किसान रहते थे। उनके नाम थे जय किशन और हरि कृष्ण। वो दोनों भाई थे। उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे, जिसमें बहुत सारी गायें भी थी। वो बहुत अमीर लोग थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। उन्हें खेत में खुद काम करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने गांव के बाकी किसानों को अपने खेत में काम पे लगा रखा था। खूब सारा पैसा, बड़ा घर और महंगे कपड़े होने के बावजूद भी वो दोनों खुश नहीं थे। मुझे मेरे खेत में काम करने के लिए और आदमी चाहिए। मैं और फसल उगाकर ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ। इतने पैसे से मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे और पैसे चाहिए। हाँ भाई, मुझे भी अपना व्यापार और बढ़ाना है। मैं अपने लिए और महंगे कपड़े, बड़ा घर खरीदना चाहता हूँ और अपना ऐशोआराम बढ़ाना चाहता हूँ, अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। सोचो, अगर हमारे पास इतना पैसा हो कि हम हीरे जवाहरातों से अपना महल बना सकें। अरे क्या बात करते हो, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसी गांव में एक और किसान था, जिसका खेत बहुत छोटा था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसका नाम था धनराज। उसके पास एक ही गाय थी। वो दिन भर अपने खेत में मेहनत करता और अपनी गाय का भी बहुत ध्यान रखता था। हालांकि वो बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास जितना था वो उसमें खुश था। जय किशन और हरि किशन धनराज की खुशी से बहुत जलते थे। वो हमेशा सोचते थे कि आखिर इतने कम पैसे होने के बावजूद भी ये धनराज इतने खुशी से कैसे जी लेता है। ये धनराज इतना खुश कैसे रह सकता है। उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो खुश रहता है। हाँ भाई, वो तो है। मैं भी ये सोचता रहता हूँ, हम इतने अमीर हैं और वो इतना गरीब, फिर भी वो हमसे ज्यादा खुश कैसे रहता है। ये कैसे संभव है। इस खुशी के पीछे कुछ तो राज जरूर है। कह सकता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि ये सब उसकी गाय की वजह से होगा। उसकी गाय उसके लिए भाग्यशाली है। हाँ भाई, सही कहते हो, मुझे भी वही लगता है। मैं कहता हूँ हमें उसके पास जाकर उसकी गाय खरीद लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो, कल सुबह ही उसके पास चले जाएंगे। अगले दिन दोनों भाई धनराज के पास गए और उससे उसकी गाय बेचने को कहा। देखो धनराज, हम तुम्हारी गाय खरीदने की सोच रहे हैं। हाँ, सोचो मत, हम सच में सोच रहे हैं। लेकिन क्यों? मैं तो अपनी गाय नहीं बेचना चाहता। हम तुम्हें तुम्हारी गाय के लिए 10 चांदी के सिक्के देंगे। ये तुम्हारी गाय की दुगनी कीमत होगी। इससे अच्छी कीमत तुम्हें कहाँ मिलेगी। हाँ, और हम जानते हैं कि तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत है। तुम मुझे चाहे जो कीमत दो और मेरे ऊपर जो भी आफत आ पड़े, मैं अपनी गाय तुम्हें नहीं बेचूंगा। हाँ, लेकिन तुम इस गाय के बदले सिक्कों से 2 गाय खरीद सकते हो और 2 गाय खरीद के तुम अपना कारोबार दोगुना कर सकते हो धनराज। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। लेकिन 2 गाय की देखभाल करने के लिए मेरे पास इतने पैसे और साधन नहीं है। मैं एक ही गाय से खुश हूँ। हाँ, मुझे माफ करना, पर मैं गाय नहीं बेचूंगा। हाँ। धनराज का इनकार सुनकर दोनों भाई आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि उनके सौदे को ठुकराकर धनराज ने उनकी बेइज्जती की है। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने धनराज को सबक सिखाने की सोची। हमें कुछ करना चाहिए इस धनराज का। उसने हमें गाय ना बेचकर बहुत गलत किया। आखिर वो होता कौन है जो हमें इनकार करे। उसकी हिम्मत तो देखो। हाँ भाई, मैं भी सोच रहा हूँ आज रात को उसके खेत में जाकर आग लगा दे। हाँ, यही सही रहेगा। उसी रात दोनों भाई छुपकर धनराज के खेत में घुस गए और उसके पूरे खेत में तेल डालकर पूरा खेत जला दिया। धनराज को एक भनक तक न हुई। अगले दिन धनराज सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके खेत में आग लगी हुई है। वो भागते हुए खेत पहुंचा तो सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। अरे, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी सारी मेहनत राख हो गई।
धनराज समझ गया था कि ये जय किशन और हरि किशन का ही काम है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो दोनों बहुत ताकतवर थे और उनके सामने धनराज कुछ भी नहीं था। वो उदास होकर घर आ गया। घर में रखा हुआ अनाज 1-2 हफ्तों में खत्म हो गया। अब घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उसकी बचत के पैसे भी ज्यादा नहीं थे, बस 3-4 चांदी के सिक्के ही थे उसके पास। सारा अनाज खत्म हो गया। अब मैं कहाँ से खाना लाऊं? मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं। ये कुछ सिक्के तो 3-4 हफ्तों में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? मैं तो किसी तरह जीवन बसर कर लूंगा, लेकिन मेरी गाय, मेरी जानवर इस हाल में कैसे रहेगा? उसने बहुत सोचा और फिर तय किया, मैं दूसरे गांव जाकर अपनी गाय बेच दूंगा और मिले हुए पैसों से कुछ और छोटा मोटा काम कर लूंगा। ये बचे हुए चांदी के सिक्के मेरी यात्रा के लिए काफी है। उसने तुरंत यात्रा की तैयारी की और अपना गांव छोड़ने का मन बना लिया। वो गाय को लेकर उस गांव से निकल गया। उसे इस तरह जाता देख जय किशन और हरि किशन उस पर हंसने लगे। धनराज ने उनकी बातों पे बिना कोई ध्यान दिए वहां से निकल गए। धनराज ने अपने सिक्कों का बटुआ सुरक्षित रखने के लिए और चोरों से बचाने के लिए गाय की घंटी से बांध दिया। वो जानता था कि चोर एक जानवर पे शक नहीं करेंगे। वो जंगल का रास्ता पार करके दूसरे गांव पहुंचा। अब तक शाम हो चुकी थी। अरे सूरज है और बहुत थक गया हूँ मैं। मेरी गाय भी बहुत थकी हुई लग रही है। उसने पास ही एक पेड़ से अपनी गाय को बांध दिया और उसके लिए पानी लेने चला गया। घंटी में बंधे बटुए के बारे में वो पूरी तरह ही भूल गया था। उस पेड़ के बगल में ही किराने की दुकान थी। उस दुकान का मालिक बाहर निकला। अरे आज तो सारा दिन बैठे बैठे ही निकल रहा है, थोड़ा सैर कर लेता हूँ, पाँव को भी आराम मिल जाएगा। ये सोचकर वो बाहर आया और उसने वो गाय देखी। वो गाय के थोड़े नजदीक गया तो गाय ने उसकी तरफ अपना सर घुमाया। गाय के सर घुमाते ही उसके गले से एक चांदी का सिक्का बाहर निकला। वो दुकानदार ये देखकर हैरान हो गया। वो गाय की और नजदीक गया तो दोबारा गाय ने अपना सर हिलाया और एक और सिक्का बाहर निकला। ओहो, लगता है ये तो जादुई गाय है। मैं काम करता हूँ, ये सिक्के उठा लेता हूँ। हाँ। दुकानदार ने गाय के गले में बंधे बटुए की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। वो सिक्के उठाने जा ही रहा था कि धनराज वहाँ आ गया। उसे देखते ही दुकानदार ने उससे उसकी गाय खरीदने का सोचा। नमस्ते भाई, कहाँ से आए हो? यहाँ के तो नहीं लगते हो। नमस्ते जी, मैं पास के गांव का हूँ, अपनी गाय बेचने निकला हूँ। अरे क्या बात करते हो, तुम एकदम सही जगह पे आके रुके हो भाई। मैं तुम्हारी गाय खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस गाय के बदले में 400 चांदी के सिक्के दूंगा। बोलो मंजूर? धनराज आश्चर्य के साथ उसे देखने लगा। दुकानदार को लगा धनराज खुश नहीं। चलो ये लो, 500 में सौदा तय करते हैं, ठीक है? इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अच्छा सौदा पक्का फिर? ठीक। 500 चांदी के सिक्के, इतने सिक्के? लेकिन मेरे भाई। दुकानदार समझा कि धनराज ये नहीं जानता था कि उसकी गाय एक जादुई गाय है। उसने धनराज को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। अब तुम कुछ मत बोलो भाई, अब मुझे गाय की जरूरत है, सौदा पक्का करते हैं। ये लो तुम्हारी कीमत, और ये गाय अब मेरी हुई। चांदी के 500 सिक्के लेकर धनराज वहाँ से चला गया। उसे गाय की घंटी से बंधे बटुए के बारे में अब भी याद नहीं रहा। कुछ देर बाद जब उस दुकानदार ने गाय के गले से बंधा बटुआ देखा तो उसे समझ आया कि वो जादुई गाय नहीं थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। घाटे का सौदा करके वो बहुत पछता रहा था। धनराज घर वापस आ गया। जय किशन और हरि किशन उसे वापस आते देख उसके पास गए। उन्होंने देखा कि धनराज बहुत खुश लग रहा है। उन्होंने उसकी खुशी का कारण उससे पूछा। धनराज ने गाय के बदले 500 सिक्कों वाली बात उन दोनों को बताई। अब मेरे पास बहुत धन है,
अब मैं और जमीन खरीदूंगा और ज्यादा फसल उगाऊंगा। मैं अब ज्यादा गाय भी खरीद सकता हूँ। मेरे पास ज्यादा गायों की देखभाल करने के लिए अब पर्याप्त साधन है। वो गाय मेरे लिए बहुत भाग्यशाली थी। दोनों भाई उसे दुखी देखना चाहते थे, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में असफल हो गए थे। निराश होकर वो दोनों वहाँ से गुस्से से चले गए। धनराज कुछ ही दिन में बहुत अमीर हो गया। उसकी सफलता देखकर दोनों भाई विफल होकर अपने काम में मशगूल हो गए। उन्होंने अब दोबारा कभी धनराज को परेशान नहीं किया। सब कुछ होते हुए भी धनराज ने अपने खेत में काम करना नहीं छोड़ा। अब वो बहुत समृद्धि से रहने लगा। तो प्यारे बच्चों, हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी और को गिराने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा हमें अपने काम का स्तर अच्छा करना चाहिए। किड्स टोन दुनिया को सब्सक्राइब करें।